और खबर है गोपालगंज से, जहां निजी क्लिनिक में जमकर हंगामा किया गया। दरअसल प्रसव के दौरान नवजात की मौत के बाद प्रसव पीड़ित महिला की हालत बिगड़ने लगी। इसका इलाज पैसे के अभाव में नहीं शुरू किया गया, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पैसे के लिए दोनों के शव को कई घंटे तक रोके रखा और उसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। सड़क को जाम किया गया, प्रदर्शन किया गया। घटना नगर थाने के जनसेवा अस्पताल की है। गुस्साए परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल के सभी चिकित्सक और कर्मी फरार हो गए। परिजनों के मुताबिक उनसे मोटी रकम की मांग की गई थी और इसके बाद किसी तरह पैसा जमा करा दिया गया, लेकिन मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। परिजन बार बार महिला को सदर अस्पताल में ले जाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन बकाए पैसे की मांग को लेकर अस्पताल प्रबंधन मरीज को डिस्चार्ज करने से मना करते रहे। और मधुबनी से अगली खबर, जहां जयनगर थाना इलाके में ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर में बोलेरो सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं। घायलों में एक बच्ची और एक पुरुष हैं और रिश्ते में ये दोनों पिता पुत्री बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों को जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मृतकों में 2 बच्ची और एक महिला और एक पुरुष भी शामिल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। दोनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई और बताया जा रहा है कि ट्रक के आगे का चक्के का धुरा टूटने से ट्रक बेकाबू हो गया और सामने से आ रहे तेज रफ्तार बोलेरो से टकरा गया। घटना के बाद से ट्रक का चालक फरार है। इधर पटना पुलिस जहां आपराधिक वारदातों से जूझ रही है, वहीं पुलिस अफसर की धौंस और गंदी बातों से कर्मी परेशान हैं। हम आपको एक वायरल वीडियो दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक सार्जेंट पुलिस ड्राइवर को छुट्टी मांगे जाने पर न सिर्फ डांटता है, धमकी देता है, बल्कि गंदी बातें भी करता है। छुट्टी मांगने पर भड़के पुलिस अफसर। नहीं जाओगे तभी इलाज होगा, तुम नहीं जाओगे तो नहीं इलाज होगा। ये इलाज करवाएगा सर? कोई नहीं तुम्हारे घर। पत्नी की इलाज के लिए मांगी छुट्टी। सर छुट्टी नहीं जाता सर, अगर अरे बहाना मार रहा है। हम दिखा देते हैं अति लाख के कागज। पुलिस ड्राइवर को सुनाई खरी खोटी। सलामत हो, ड्राइवर जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ गया ना। एसपी से मिली इजाजत, सार्जेंट से नहीं। जाओ ना, मेरे काहे सुना रहे हो? तुमको जाओ, लिख के जाना है, जाओ रिजाइन दे के जाना है, जाओ। उसमें हमको क्यों सुना रहे हो? वीडियो में दिख रहा सार्जेंट पुलिस लाइन में तैनात है। नाम है सत्यम कुमार और पीड़ित ड्राइवर का नाम राहुल है। हम पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सार्जेंट की अकड़ और गंदी बात सुन लीजिए। तुम ही जाओगे तभी इलाज होगा, तुम नहीं जाओगे तो नहीं इलाज होगा। ये इलाज करवाएगा सर? कोई नहीं तुम्हारे घर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर छुट्टी नहीं जाता सर, अगर अरे बहाना मार रहा है। हम दिखा देते हैं अति लाख के कागज। हाँ ले आओ कागज, परवाना लिख आओ। भेंट नहीं होले तो तो क्या करेंगे? रिजाइन मार देंगे सर, रिजाइन मार देंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे सर। तुम जाओ ना, मेरे काहे सुना रहे हो? तुमको जाओ, लिख के जाना है, जाओ रिजाइन दे के जाना है, जाओ। उसमें हमको क्यों सुना रहे हो? तो सुन लिया ना आपने, मामला छुट्टी का है। ड्राइवर राहुल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए छुट्टी मांगने की जहमत कर दी। थाना अध्यक्ष ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल छुट्टी का आवेदन मंजूर भी कर दिया, लेकिन सिर्फ थाना अध्यक्ष की मंजूरी मिल जाने से किसी कांस्टेबल की छुट्टी मंजूर नहीं होती। लिहाजा राहुल पटना पुलिस लाइन में तैनात एमटी सार्जेंट परिवहन पदाधिकारी सत्यम कुमार को कमान सौंपने पहुंचा। राहुल को उम्मीद थी कि सार्जेंट साहब उसकी परेशानियों को समझेंगे और उसकी मंजूर छुट्टी पर मुहर लगा देंगे, लेकिन सार्जेंट ने अपने माथ हथ पर अकड़ दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बात नहीं बोल रहे हैं सर, तो वो जाता तो तब तो हम लोग अपना मैनेज कर लेते छुट्टी जाने में। सलामत हो, ड्राइवर जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ गया ना। तू हमरा सलाह देगा ड्राइवर जाएगा कि नहीं, तो वो बात नहीं। तुम अपना बात करो, समझ गए ना। तो अपना ही समझा ना, सीधा कर देंगे 1 मिनट। इसीलिए तोरा बुला भी रहे, तुम आ जाओ डिपार्चर लेके, तब तोरा भेंट नहीं होले तोरा साथ। परेशान कांस्टेबल राहुल ने मामले की जानकारी जब बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन को दी, तो एसोसिएशन ने इसकी निंदा की।
साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा और जोन आईजी संजय सिंह से कार्रवाई की मांग की तो सार्जेंट पी सत्यम कुमार को निलंबित भी कर दिया गया। जिस भाषा का इस्तेमाल सार्जेंट साहब कर रहे हैं, हम समझते हैं सब समाज में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पदाधिकारी हैं, कंपटीशन से आए हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स के विरुद्ध जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो इनका इज्जत तो कर रहा है, अपनी पत्नी के चाहे किसी भी महिला के सम्मान करना एक मानव का फर्ज है, जो संवैधानिक दायित्व भी और सामाजिक भी दायित्व है, लेकिन उसको भी भंग करना चाह रहे हैं। सवाल है कि आखिर सार्जेंट को अपनी अफसरशाही पर इतना गुरूर क्यों था? क्या कोई अफसर सिर्फ छुट्टी मांगने पर भड़क जाएगा और गंदी बात पर उतर जाएगा? पुलिस महकमे को इस पर जरूर सोचना होगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत आज भागलपुर के शाहकुंड के भुलनी जाएंगे, जहां 12:15 बजे जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत पंचायत सरकार भवन दुर्गा पोखर का जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण का जायजा लेंगे। और इसके साथ कृषि विधि और कई विभागों की तरफ से जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, उनका भी जायजा लेंगे। 1:15 बजे जागरूकता सम्मेलन और 2 बजे जल जीवन हरियाली से संबंधित प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में भी वे हिस्सा लेंगे। तो जल जीवन हरियाली यात्रा को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार बांका भी पहुंचेंगे, जहां वे बौंसी प्रखंड के चांदन जलाशय का मुआयना करेंगे और इसके अलावा वे जलाशय क्षेत्र में लगे सोलर लाइट और सिंचाई विभाग के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन करेंगे। सीएम जल जीवन हरियाली से संबंधित कृषि और दूसरे विभाग की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। तो जल जीवन हरियाली योजना को लेकर सीएम नीतीश कुमार का जुनून इतना ज्यादा है कि वो खुद पूरे बिहार की यात्रा कर इस योजना की जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन इस योजना को लेकर बिहार के आम लोगों का जुनून भी कुछ कम नहीं। कटिहार में एक ऐसे ही शख्स को सीएम ने सम्मानित भी किया है। जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार जब कटिहार के कोढ़ा प्रखंड पहुंचे तो उनकी नजर उस शख्स को तलाश रही थी जिसने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। सीएम ने उस शख्स को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सीएम नीतीश का यह सम्मान हरियाली के उस हीरो के लिए था जिसका पूरा जीवन जल जीवन और हरियाली को समर्पित है, इस धरती को बचाने के लिए समर्पित है। बिहार की धरती के नीचे से जल गायब ना हो जाए, इसके लिए ये बुजुर्ग अब भी दिन रात मेहनत करता है। सामान्य से कदकाठी के शेख शौरादी का जुनून उन लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है जो अपनी धरती को बचाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। 1100 पेड़ पहले लगाए हैं सर, अब जो 200 पेड़ अभी लगाए हैं। हाँ, उसका देख रेल अभी करिए रहे हैं सब। हरियाली के हीरो शेख शौरादी ने 6 एकड़ के तालाब के चारों ओर करीब 1300 पेड़ लगाए हैं। इनमें से 1100 पेड़ बड़े हो चुके हैं, जबकि 200 पेड़ अभी छोटे हैं। शेख शौरादी इन पेड़ों की देखभाल अपनी संतान की तरह करते हैं। सीएम से सम्मानित होने के बाद शेख शौरादी का हौसला कई गुना बढ़ गया है और वो अपनी मुहिम को अपनी आखिरी सांस तक जारी रखना चाहते हैं। सोचे थे कि मेरा मुख्यमंत्री आएंगे, मैं हरियाली खुद में गाछ रखूंगा और पौधा लगाऊंगा। पोखर है 5.5 बीघा में सर, पोखर है, साढ़े 13 गो नर्सरी है, एगो बड़ा तालाब है। जब से सरकार का ध्यान शेख शौरादी की मुहिम की ओर गया और तब से मनरेगा के तहत इसका रख रखाव आसान हो गया। सरकार ने तो जल जीवन हरियाली मिशन को बिहार की तकदीर बदलने वाला मिशन बना लिया है। इस बार आप देखिएगा कि इस बार जो भी एसेट सृजित हो रहे हैं, जो तालाब बन रहे हैं, जो आहार पानी खुदाई हो रही है, सब में एक तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि उस बहाने मेंटेनेंस होगा, मगर मिशन जो बना है वो भी इसको मेंटेन कराएगा। सरकार की तरह शेख शौरादी भी अपने मिशन पर है और उन्हें उम्मीद है कि और लोगों को उनके मुहिम से प्रेरणा मिलेगी। देख सकते हैं सीएम से सम्मान मिलने के बाद शेख शौरादी और खुश है और कह रहे हैं कि इस हरियाली के मुहिम को वो अपने स्तर से और आगे बढ़ाएंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। चलिए राजनीतिक गलियारे की बात करते हैं। बीजेपी नेता संजय पासवान एक बार फिर अपने बयानों से सुर्खियों में। उन्होंने अपने बयान से बिहार की सियासत में एक बार फिर
गर्मी ला दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में एक बार बीजेपी का फूल फ्लेज मुख्यमंत्री हो, यानी कि पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट सामने हो, जिस पर जेडीयू ने तल्ख टिप्पणी कर दी है। और संजय सिंह ने उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि संजय सिंह कौन है हम नहीं जानते। जब अमित शाह ने कह दिया है कि 2020 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो ऐसे बयान का कोई वजूद नहीं रहता। बिहार की स्थिति बिल्कुल अलग है। बीजेपी बिहार ने या बिहार की जनता ने अभी तक वर्तमान में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं देखा है। हम यहाँ पे रहे हैं, जूनियर पार्टनर रहे हैं, तो बिहार की लेकिन लालसा है, ये लालसा बिहार की है, अभिलाषा बिहार की है कि बिहार में एक बार फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बिहार बीजेपी का हो, ये लालसा है। तब अलायंस होगा तो अलायंस कबूल हम लोग को है, जो अलायंस जो भी करेंगे, जो नेता हम लोग का होगा, जो केंद्रीय नेता हमारा तय करेगा, हम लोग को स्वीकार है वो सब चीज। लेकिन बीजेपी बिहार सक्षम है अपना मुख्यमंत्री देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने जब कह दिया तो ऐसे लोगों को कौन नोटिस लेता, इनका कोई वजूद नहीं हो, वैसे लोग आप मीडिया में रहने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं लोग। निश्चित तौर पर नीतीश जी तो 2020 के बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सृजन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने भागलपुर के तत्कालीन डीएम वीरेंद्र यादव समेत 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। उनके बाद इन सब की परेशानी बढ़ी हुई है। वीरेंद्र यादव 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और साल 2014 में भागलपुर के डीएम बनाए गए थे। तत्कालीन डीएम वीरेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने सृजन घोटाले में सबसे बड़ा खेल किया। उन्हीं के समय में सरकारी खजाने से करीब 300 करोड़ रुपए सृजन के खाते में डाले गए थे, जिसमें भू अर्जन के लिए सरकार से मिले 270 करोड़ रुपए भी शामिल थे, जो सृजन को दे दिए गए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की 12 करोड़ से अधिक की राशि भी सृजन के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। फिलहाल वे पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के विशेष सचिव पद पर हैं और गौरतलब है कि सृजन घोटाले में लगातार जांच चल रही है और 2 दिन पहले भी इस मामले में कई बैंक अधिकारियों समेत कुल 27 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में एक नया खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि शेल्टर होम में किसी लड़की की हत्या नहीं की गई और सभी 35 लड़कियां जीवित हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में नया खुलासा। सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में दावा, शेल्टर होम में नहीं हुई थी किसी लड़की की हत्या। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शेल्टर होम में किसी लड़की की हत्या नहीं की गई थी। सीबीआई की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दावा किया है कि इस केस में हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है और सभी 35 लड़कियां जीवित पाई गई हैं। अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि तमाम 35 लड़कियों को अलग अलग लोकेशन से रिकवर किया गया है, वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो हड्डियां मिली हैं वो किसी भी लड़की की नहीं है, वो किसी वयस्क की है। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में अभी भी यह है कि जो हड्डी का कंकाल मिला वो किसका है, ये जांच का पहलू है। सीबीआई ने ये तो माना है कि किसी लड़की की हत्या नहीं हुई, लेकिन बालिका गृह में दुष्कर्म की घटना से इनकार नहीं किया है। यही नहीं, बड़ा सवाल ये भी है कि अगर लड़कियों की हत्या नहीं हुई तो जो कंकाल मिले वो किसके थे, यानी आगे इस बात की जांच भी जरूरी है। वैसे बालिका गृह कांड के 17 मामलों में जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें 25 डीएम और 71 अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है और एनजीओ से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जो तमाम अधिकारी अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने शामिल किए हैं, जिनके नाम शामिल किए हैं, उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई की जरूरत है। कुछ बड़े अधिकारी सीबीआई के रडार पे हैं। बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का खुलासा TISS की रिपोर्ट से हुआ था। जांच हुई तो मेडिकल रिपोर्ट में 42 में से 34 बच्चियों से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस मामले में कुल 20 आरोपी हैं और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर है।
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार भी लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केस को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। दिल्ली की साकेत कोर्ट इस मामले में 14 जनवरी को फैसला सुना सकती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और खबर है पटना से, जहां बीबीए की छात्रा से रेप मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। मुख्य आरोपी विनायक सिंह, पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी के लिए बिछाई गई जाल में वो नहीं फंसा। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए खाक छानती रही और विनायक सिंह पुलिस को चकमा देकर सीधे कोर्ट जा पहुंचा, जहां उसने सरेंडर किया है। सरेंडर के बाद उसे न्यायिक हिरासत में फुलवारी जेल भेज दिया गया। वहीं इस महापाप का एक और आरोपी संदीप सिंह अभी भी फरार है और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले कुश और विकास को गिरफ्तार किया और अब इस जघन्य कांड में सिर्फ संदीप सिंह की गिरफ्तारी बाकी है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और मुजफ्फरपुर में फर्जी डीएसपी बनकर उगाही करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। साथ ही बिहार के बांग्लादेश तक पशु तस्करी के रैकेट का भी खुलासा हुआ। पुलिस ने फर्जी डीएसपी समेत 4 अन्य गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से इनोवा कार बरामद की। गिरोह के सरगना का नाम तबरेज है, जो मोतिहारी का रहने वाला है। इधर ट्रक पर लदे जानवरों को लेकर ट्रक ड्राइवर ने भी पुलिस के सामने गलत बयानी की। फिलहाल ट्रक चालक जाहिद के बयान पर तबरेज और उसके 4 साथियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इंस्पेक्टर ये भी बतला रहा था, हम सोचे कि मेरे इलाका में ये डीएसपी या इंस्पेक्टर कौन नया आ गया, जिस पर पूर्ण रूप से हमको शक हुआ। मैंने अपना थाना प्रभारी महोदय को बतलाया कि सर ऐसे ऐसे ही बोल रहा है। साहब बोले कि नहीं, इसको पकड़ करके जो है से लेके आओ। आगे की कार्रवाई के लिए आगे कार्रवाई किया जा रहा है। और अब बात गया कि उस जंगली इलाके की, जहां कभी नक्सली खूनी जन का अदालत लगाते थे, लेकिन कोबरा बटालियन के मुख्यालय बनने के बाद से नक्सलियों की कमर टूट गई है। लाल आतंक से इलाके को मुक्ति मिल रही है और विकास का पहिया घूम रहा है। गया जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह है बरवाडीह का इलाका। कभी यह इलाका लाल आतंक के नाम से थर्रा उठता था। नक्सली यहां आए दिन खूनी जन अदालत लगाते थे और लाल सलाम नहीं करने वाले निर्दोष लोगों को मौत की घाट उतार दिया करते थे। लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने लाल आतंक को समेट दिया। बरवाडीह में ही मार्च 2010 में कोबरा 205 बटालियन का मुख्यालय स्थापित किया गया। इस शानदार परिसर में आकर्षक इमारतें और अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। कोबरा मुख्यालय की स्थापना के बाद स्थिति ऐसी बदली कि इलाके में नक्सली अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। हम यही चाहते हैं, हमारा ध्येय भी यही है कि जितनी भी नक्सली हैं वो हथियार और बंदूक रख करके हम लोगों के साथ आएं, हम मिलें। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको मुख्यधारा में जो भी प्रशासन का सहयोग है, उसके सहयोग के आधार पर उनको मुख्यधारा में लाया जा सके। इस इलाके में कभी नक्सलियों के खौफ से पुरुष गांव छोड़कर दूसरे प्रदेशों में पलायन करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि बरवाडीह के साथ ही पूरे मगध जोन में नक्सली संगठन कमजोर पड़ चुके हैं और यहाँ विकास की बयार बह रही है। आज पूरा इलाका सुरक्षित महसूस कर रहा है, इस इलाके के लोग भी सुरक्षित महसूस करते हैं। आप जब आते पहले, जिस समय यहाँ माओवादियों का अपना एक इलाका चलता था, तो गांव में बहुत कम लोग आपको नजर आते हैं। पुरुष का संख्या बहुत कम, चूंकि जो निर्दोष भी थे पुलिस उनको समझती थी कि ये माओवादी हैं यहाँ के लोग। अब बहुत राहत है हम लोगों को भी। ये जो पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पे है, तो हम लोग भी अपने क्षेत्र में आराम से जाते हैं और रात में भी भ्रमण करके आ जाते हैं लोगों के। एक समय था जब इस इलाके में नक्सली जन अदालत लगाया करते थे, लेकिन कोबरा के आने के बाद इस इलाके में सुरक्षा बढ़ी है, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे नक्सली खत्म हो रहे हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18, बाराचट्टी, गया।
आप सोच सकते हैं कि इस दौर में भी कोई श्रवण कुमार होगा, शायद नहीं, लेकिन अब श्रवण कुमार पटना एम्स तैयार कर रहा है। यह श्रवण कुमार बुजुर्गों की सेवा करते हैं और साथ ही उनके स्वास्थ्य की पूरी जानकारी रखकर एम्स को उसकी जानकारी आगे बढ़ाते हैं। श्रवण कुमार बनाने के पीछे एम्स का मकसद क्या है, रिपोर्ट देखिए। गले में आला लटकाए और हाथ में बीपी मशीन लिए ये महिला ना तो डॉक्टर है और ना ही ये नर्स है। ये एम्स की श्रवण कुमार है। आपको श्रवण कुमार सुनकर कुछ अजीब लगा होगा, लेकिन इन्हें पटना एम्स ने श्रवण कुमार का सर्टिफिकेट दिया है। इनका असली नाम ऋतु है। श्रवण कुमार की ट्रेनिंग लिए ऋतु भी अब नर्स और डॉक्टर की तरह मरीजों की जांच कर सकती हैं। ये जो बीपी ले रही हैं ये श्रवण कुमार हैं और ये फीमेल श्रवण कुमार हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने एम्स पटना में श्रवण कुमार की ट्रेनिंग ली हुई है और ये पूरी तरह से जो बीपी लेने की प्रक्रिया है उसे फॉलो करती हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से ये बीपी जांच सकती हैं। दरअसल 2 साल पहले पटना एम्स ने श्रवण कुमार बनाने की योजना निकाली थी। इस योजना के तहत 10वीं पास ऐसे युवाओं को मेडिकल ट्रेनिंग देना है जो अपने स्वरोजगार के साथ मेडिकल का भी काम सीख जाए। 2017 से शुरू हुई इस श्रवण कुमार योजना को इसलिए बनाया गया क्योंकि बेसहारा बुजुर्गों की सेवा हो सके। 6 महीने तक डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्टिंग करा के उसको बुजुर्ग लोगों का क्या केयर होता है, बुजुर्ग लोगों की क्या बीमारी होती है, उसका देख रेख कैसे करें, इसकी ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग देने के बाद उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा के फिर हम लोग एक डेटा तैयार करते हैं और जिन लोगों को श्रवण कुमार की ज़रूरत होती है उसका हम लोग बात करा देते हैं। फिनांस के चक्कर में एम्स पटना नहीं आता है। जिन माता पिता के बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं, उनकी सेवा के लिए वो चाहते हैं कि कोई मेडिकल ट्रेंड व्यक्ति उनके साथ रहे तो श्रवण कुमार बेहतर होते हैं। तभी तो इस योजना के बाद श्रवण कुमार की मांग बढ़ गई है। पटना एम्स से ट्रेंड श्रवण कुमार के लिए लोग कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। श्रवण कुमार की मांग बढ़ गई है, लिहाजा अब 15 फरवरी से नए बैच की शुरुआत होगी। 15 फरवरी के बाद इसकी ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और चाहेंगे कि ये 2020 में अधिक से अधिक श्रवण कुमार को ट्रेनिंग दें, क्योंकि जितने लोगों को सिखाते हैं वो सभी लोग जिस इरादा से सिखाते हैं सब लोग इस काम करने के लिए रिस्पांस इसकी मांगे बहुत है। पटना एम्स में श्रवण कुमार के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी तय की गई है, जिनमें श्रवण कुमार की शिक्षा 10वीं होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, थोड़ी अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। 6 महीने की पटना एम्स के सभी विभागों में ट्रेनिंग होगी। टेली मेडिसिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में फर्स्ट एड से लेकर बीपी, शुगर, इंजेक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है। बुजुर्गों को जरूरत पड़ने पर एम्स के डॉक्टर से बात भी कराएंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें एम्स में भर्ती भी कराएंगे। जाहिर है पटना एम्स का श्रवण कुमार प्रोजेक्ट उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है जिनकी देखभाल के लिए कोई नहीं। उनके लिए श्रवण कुमार एक तय वेतन पर उनकी सेवा कर सकते हैं। विजय पांडे, न्यूज़ 18, पटना। और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 2019 की आर्ट्स टॉपर रोहिणी रानी की मौत हो गई है। 463 नंबर लाकर ये टॉपर बनी थी। 2019 की आर्ट्स टॉपर रोहिणी की मौत हो गई है। इन्होंने अंक लाए थे 463 और बिहार बोर्ड की टॉपर रोहिणी थी। दिल्ली में हादसे की शिकार हो गई, इनकी मौत हो गई है। बेतिया के मंझौलिया की ये रहने वाली थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2019 की आर्ट्स टॉपर रोहिणी रानी की मौत हुई है। इन्होंने 463 नंबर लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बिहार बोर्ड की टॉपर थीं। दिल्ली में हादसे की शिकार हो गई, उनकी मौत हो गई है। बेतिया के मंझौलिया की रहने वाली थी।